कहाँ पहुंचे बेटा कल? अच्छा, कितने होते हैं बेटा? कौन कौन से होते हैं बेटा? गुड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों का क्या? तो बेटा थ्योरी खत्म करो आज और प्रैक्टिकल स्टार्ट करो बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में से ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बनते हैं प्रैक्टिकल। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और उसमें से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। तो लैंड और लेबर पढ़ चुके थे बेटा आप लोग? हो गई बेटा बातें? तो आइए फिर कुछ फालतू की बातें करें। तो काम की बातें तो आप कर ही चुके हैं, तो फालतू का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल के टाइप्स लैंड और लेबर तो पढ़ ही लिया था अपन ने। कैपिटल बेटा फर्स्ट कौन सी कैपिटल बेटा? एग्जाम्पल क्या बेटा इसके? जैसे ये लगा हुआ है तो बेटा ये क्या हमारी फिक्स कैपिटल, ये लगा हुआ बेटा ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? फिक्स है ना बेटा ये? तो कौन सी कैपिटल होगी बेटा ये? फिक्स। दूसरी कौन सी होती है? सर्कुलेटिंग, जो बार बार क्या करनी पड़ती है? जैसे फ्यूल, जैसे कि रॉ मटेरियल। तो भैया एक बार रॉ मटेरियल मंगाए तो काम हो जाएगा क्या? हर बार प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? तो रॉ मटेरियल बार बार चाहिए ही। इसके बाद रियल कैपिटल, फिजिकल गुड्स, ऑल फिजिकल गुड्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अब आप कहेंगे कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या? जानता हूं मैं, जानता हूं। तो इसको कंपेयर करो इससे और इसको कंपेयर करो इससे। तो रियल कैपिटल को कंपेयर करना है किससे? ह्यूमन कैपिटल से। और फिक्स को किससे करना है? तो रियल कैपिटल वो जो क्या है बेटा? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा? ह्यूमन रिसोर्सेस, स्किल्स। किसकी? इंसानों की। हम लोग कौन है? वेरी गुड। टेंजिबल, इंटेंजिबल जानते हो क्या आप? टेंजिबल जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हो, क्या होता है बेटा? टेंजिबल। और इंटेंजिबल जिसको आप सेंस नहीं कर सकते। जैसे गुडविल, गुडविल टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है बेटा? क्या आप किसी आदमी के घर जाकर बता सकते हैं कि इस आदमी की बहुत गुडविल है? दिखाई दे रही है क्या? ओह, इंटेंजिबल बेटा, यहां से इंटेंजिबल स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये बेटा जैसे कॉपीराइट है, गुडविल है बेटा, ये सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसके बाद इंडिविजुअल कैपिटल होती है, आपकी खुद की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्राइवेट फैक्ट्री है बेटा, कौन सी कैपिटल है बेटा आपकी? इंडिविजुअल तो है। आपकी फैक्ट्री किसकी फैक्ट्री है? और आपका घर, उस घर को यूज कौन कर सकता है? कोई दूसरा यूज कर सकता है क्या? आप अपने घर पे गए, पूरा मोहल्ला इसी तरह सो रहा है वहां पे, पॉसिबल है क्या? तो कौन सो सकता है वहां पे? एग्जैक्टली हमारा घर है तो हम ही सोएंगे। ऐसा कि आप अपने घर के बाहर पार्क बना रखा है, पूरे शाम को बाहर गए तो पूरा मोहल्ला उसी पार्क में बैठा हुआ है, चलेगा क्या काम?
बैठ सकता है क्या वहां पे? लेकिन हमारे यहाँ पे एक पार्क और बना हुआ है बेटा, सेंट्रल पार्क, देखा है आप लोगों ने कभी? नेहरू बाल उद्यान में गए कभी? जहाँ ट्रेन चलती है, बैठे कभी ट्रेन में? वेरी गुड बेटा। किसके लिए बेटा वो? इंडिविजुअल कैपिटल नहीं है बेटा वो, कि ट्रेन हमारी तो हम ही बैठेंगे। उस ट्रेन में कोई बैठ सकता है, जो टिकट लेगा वो। और सेंट्रल पार्क में तो टिकट भी नहीं है बेटा, वो पूरे पार्क में ट्रेन घुमाती है बेटा, पूरे बड़ा सारा पार्क है ना। आप थक जाओगे चलोगे तो ट्रेन में बैठ जाओ, वो आपको पूरा चक्कर। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? इंडिविजुअल रियल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। इंडिविजुअल है, आपकी गुडविल, आपकी तो गुडविल है बेटा। आपकी गुडविल किसकी गुडविल है? आपकी, तो आपकी प्राइवेट है बेटा वो, और गवर्नमेंट की है तो सोशल। जैसे कि जयपुर की गुडविल अच्छी है, जयपुर में जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। एक टूरिस्ट आया था, उसने एक जो वहां पे होते हैं ना, क्या वो सामान बेचने वाले, उसको कहा हमारी फोटो खींच दे यार हवा महल के सामने। तो वो उनको दोनों को खड़ा किया वहां पे, और डिवाइडर के पास जाके फोटो खींच लगा, फोटो अच्छी नहीं आ रही, तो डिवाइडर कूद के उस तरफ चला गया, बोले अच्छी नहीं आ रही, फिर और पीछे गया, बोले अच्छी नहीं आ रही, फिर भाग गया। और वो बेचारे भाग रहे पीछे, अरे भैया हमारा कैमरा, हमारा कैमरा। कौन कैमरा? गुडविल, दैट इज गुडविल। अब वो जहां भी रहेगा एक बात याद रखेगा कि जयपुर में भूल कर भी, वो बेचारा इंग्लैंड से आया था, इसको इंग्लैंड समझ रहा था, जहां पे आप किसी को बोलोगे भैया फोटो खींच दो, फोटो खींच के आपको वापस वो फोटो खींच के अपने साथ ही लेके आए बेटा, ताकि आपकी यादें हमें हमेशा रहें। ये कैमरा आपने किससे चुराया था? इनसे, तो फोटो लेनी चाहिए। गुड। तो बेटा अब आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन मींस ए इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। एक साल में हमने कितना कैपिटल इंक्रीज किया, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कितनी नई फैक्ट्रीज लगाई, कितने नए इक्विपमेंट्स लगाए, कितने नए प्लांट लगाए, ये कौन सी कैपिटल बेटा हमारी? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल, और आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो 3 स्टेज है बेटा। कितने स्टेज है बेटा? पहला स्टेज क्या है बेटा? और सेविंग्स कब होगी बेटा? बचत की सेविंग है जब हमारे पास इनकम होगी। क्या होगी बेटा? एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था रैगनर नर्कसे। हाँ नर्क से हाँ नरक से भाई, नरक से, वहीं से आए थे सीधा। अब उनके पेरेंट्स से पूछा ऐसे नाम क्यों रखता है? हमें क्या? रैगनर फ्रॉम नर्क से, ठीक है। तो रैगनर नर्कसे ने कहा था कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। अगर गरीब नहीं होता ना तो गरीब नहीं होता, और अमीर होता ना तो अमीर होता। भाई साहब अगर बात को समझा जाए तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बस समझने वालों का दिमाग चाहिए। इंडिया एक पुअर कंट्री है क्या? गरीबी तो बेटा, गरीब है इससे बड़ा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है इसलिए प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसलिए इनकम नहीं है, इनकम नहीं है इसलिए गरीब है। तो गरीब क्यों है? तो गरीब है। अमीर होते तो सेविंग्स होती कि नहीं होती? सेविंग होती तो इन्वेस्टमेंट होता कि नहीं होता? इन्वेस्टमेंट होता तो प्रोडक्शन ज्यादा होता, प्रोडक्शन बढ़ता तो क्या बढ़ता बेटा? एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता तो क्या बढ़ती? इनकम। तो अमीर होते बेटा। कौन डेवलपिंग है? बरसों से डेवलपिंग है बेटा वो। आपने एक सेंटेंस सुना है कभी? आपने एक सेंटेंस सुना है कभी? नौकरी ढूंढ रहा है। इसका क्या मतलब होता है? तो ऐसे बोलते ना बेरोजगार है, नौकरी ढूंढ रहा है। तो इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है? नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमी है। एक ही बात है बेटा, सिर्फ बात को कहने का तरीका है ना। किसी को कोई मेहमान घर में आया, उसको बोला आओ भाई साहब झीमो,
आई साहब, आओ सा, जीमो सा, तो अच्छा लगेगा। बोलने का सोफिस्टिकेटेड तरीका है, वरना हम सीधा बोल सकते हैं ठूस ले, बोल सकते हो ना? बोलते हो क्या कभी? मतलब तो एक ही है ना? अरे अलग अलग मतलब होता है क्या? नहीं, ठूस ले। बची हुई सब्जी पड़ोसियों को देने जाते हो तो क्या बोलते हो उनको? क्या आपके लिए ही बनाई है? बनाई थी, सोचा आपको भी खिलाते। ये थोड़ा बोलोगे कुत्ते को खिलाएंगे इस बार तुम खा लो, कुत्ता खाएगा इससे बढ़िया। हाँ, गुड। तो पहले सेविंग्स करो। क्या करो बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पहले क्या चीज चाहिए? लेकिन सेव करके अगर पैसा घर में रख लिया ना, किसी काम का नहीं है वो। तो सेविंग करके जो पैसा आप घर पे रख लेते हो ना अपने, वो जो बोरे भर रखे नोटों के आपने बेसमेंट में, बेटा किसी काम की नहीं है बेटा वो। हाँ बेटा, बोरे नहीं है तो फिर ऐसे अलमारियां बना रखी होगी बेटा, उनमें भर रखा होगा बेटा। हाँ बेटा, अरे तो बेटा जिस दिन निकाला था उस दिन खोला था ना, पहले तो बंद ही था। स्विस बैंक में? अरे वाह बेटा, मैंने कहा रख रखे है बैंक में। हमारे पास ब्लैक मनी है ही नहीं, हम कहां से रखेंगे बेटा? हमारा सारा पैसा व्हाइट का है भैया, एक नंबर का पैसा आता है सारा, और टैक्स कट के पैसा मिलता है। पहले टैक्स कटता है, बाद में पैसा मिलता है, टीडीएस कटता है हमारा। तो हमारा एक एक रुपया जो है ना, वो ईमानदारी का बेटा। ब्राइटर देन व्हाइट, ब्राइटर देन व्हाइट पैसा है हमारा। एक रुपए की ब्लैक मनी नहीं हमारे पास, व्हाइट ही व्हाइट। क्योंकि हमारा सारा पैसा आता है अकाउंट में, और जिनका पैसा अकाउंट में आता है उनके पास ब्लैक मनी नहीं होती है बेटा। हमारी कोई परचूनी की दुकान थोड़ी ना है, कितना पैसा कैश आया बताया, इतना आया इतना है, मामला गड़बड़ है। तो बेटा सेविंग्स करके पैसा घर पे मत रखो, उसका मोबिलाइजेशन करो। क्या करना चाहिए बेटा? क्या होता है मोबिलाइजेशन? पैसे को बचाओ बैंक तक। कहां पे बचाओ? बैंक को, बैंक तक पहुंचाओ। पैसे को घर पे मत रखो, कहां पहुंचाओ? लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का भी फायदा नहीं होगा अगर बैंक ने पैसा खुद के पास रख लिया, बल्कि बैंक उस पैसे को किन लोगों को दे जो क्या करना चाहते हैं। तो यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? तो कितने स्टेज हुए बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन आ गया बेटा? क्या होता है एंटरप्रेन्योर? जो बेसिकली इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। रिसोर्सेज तो हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, लेकिन कौन है जो इन सबको इकट्ठा करेगा? कौन करेगा? तो इनका पहला काम ही यही है। क्या काम बेटा इनका? बिजनेस को इनिशिएट करना। क्या करना? बिजनेस को। और उसके बाद क्यों कोऑर्डिनेशन? क्यों? एक एंटरप्रेन्योर जानता है कि किस रिसोर्सेज को, जो रिसोर्स है उसको किस काम पे लगाना है बेटा, और रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है कौन जानता है बेटा? एंटरप्रेन्योर। तो पहला काम तो यही है, बिजनेस स्टार्ट करो, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट काम है इसका ये रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग। रिस्क उठाना किसका काम है भाई? किसका? क्यों रिस्क क्यों उठाएगा ये? भैया बिजनेस में रिस्क एक ही आदमी का होता है, और वो ये गरीब आदमी है। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर, हर बार डर से थोड़ी ना है, इनका नाम था हॉले। क्या नाम था बेटा? नहीं, सिर्फ हॉले, हॉले हॉले नहीं, हॉले, जिन्होंने आपको दी थी कौन सी थ्योरी? रिस्क। तो प्रोफेसर हॉले ने कहा था मैक्सिमम रिस्क क्रिएट मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड मिनिमम रिस्क मिनिमम प्रॉफिट। नो रिस्क, सही कह रहे गलत कह रहे? रिस्क जितना बड़ा होगा ना
प्रॉफिट उतना ही क्या होगा बेटा। अब एक आदमी ने 5,000 रुपए लगा के चाय की थड़ी खोली है तो प्रॉफिट कितना होगा। 5,000 रुपए लगाए बेटा, 5,000 रुपए लगा चाय की थड़ी खोली है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 100, 200, 500, अरे 1,000 रुपए मान लो, अरे 2,000 मान लो। ये थोड़ी ना कि 5,000 रुपए लगा के चाय की थड़ी खोली थी, शाम को प्रॉफिट गिरने बैठे 2,500 करोड़। पॉसिबल है। गुड। और 2,500 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री खोली है तो प्रॉफिट कितना, 3.25 रुपए। तो करोड़ों लगाएंगे तो करोड़ों जाएंगे ना। तो रिस्क बड़ा होगा तो प्रॉफिट भी, और रिस्क कम तो प्रॉफिट, रिस्क नहीं तो किसने बोला। लेकिन ये नाराज हो गए। फ्रैंक नाइट जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि रिस्क से प्रॉफिट नहीं होता है, अनसर्टेनिटी से होता है। रिस्क का रीजन अनसर्टेनिटी है। लाइफ सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो अगर रिस्क से प्रॉफिट होता है तो रिस्क ले लो। और सबसे बड़ा रिस्क तो यह है कि सामने से ट्रेन आ रही है, आप ट्रैक पे खड़े हो जाओ। ट्रेन जानते हो, ट्रेन, ट्रैक जानते हो, ट्रैक, ट्रेन आ रही है, ट्रैक पे खड़े हो जाओ। क्या है बेटा। लेकिन अनसर्टेनिटी थोड़ी ना है। क्या होगा बेटा। क्या पता हमारे हाथ लगाने से ट्रेन रुक जाए। तो बेटा अनसर्टेनिटी है क्या वहां पे, रिस्क है लेकिन अनसर्टेनिटी। तो आप एक काम करो कि आप गंगा किनारे बैठ जाओ और पानी बेचो। रिस्क बहुत है बेटा, अनसर्टेनिटी नहीं है, बर्बादी होगी बेटा। वहां खड़े होकर पानी कौन पिएगा आपसे, पानी खुद ही पी लेगा, सामने गंगा बह रही है। मुद्दा लद्दाख में चला गया एक आदमी, लेह लद्दाख में जहां पे टेम्परेचर है -30, वहां जाके उसने आइस फैक्ट्री खोली है। क्या बेचेगा, जहां बर्फ ही बर्फ है वहां क्या बेच रहा है वो। तो बेटा रिस्क बहुत है, अनसर्टेनिटी नहीं है क्या अनसर्टेनिटी। तो लाइफ में अगर प्रॉफिट कमाना है तो क्या जरूरी है बेटा, अनसर्टेनिटी, रिस्क नहीं। अरे बाड़मेर में जून के महीने में कंबल बेच के हो जाओ, जाओ बाड़मेर जाओ और जून के महीने में क्या बेचो, टेम्परेचर होता है उस टाइम +50, वहां पे क्या बेचोगे आप। रिस्क बहुत है लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं है, बर्बाद हो गए आप। तो प्रॉफिट किससे मिलेगा, अनसर्टेनिटी से। अरे किसने सोचा था कि वो सैनिटाइजर बेचने वाले भी अरबपति बन जाएंगे, सोचा था क्या। आज की डेट में कितने लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं दोबारा। और मुझे पता है कि जब पहली बार कोचिंग खुले थे हर बच्चे के पास सैनिटाइजर था। जब कोचिंग खुले थे यहाँ पर हमारे यहाँ, तो हमने नीचे खुद ही वो लगा रखा था, भैया जो आओ पहले, हम भी यहाँ पे रखा था क्लास में, आओ पहले ऐसे, फिर इसको हाथ लगाओ। क्या पता पहले जो हाथ लगा के गया वो बच्चे मास्क लगा के बैठे थे। लेकिन अनसर्टेनिटी ने पैसा कमाया। मुझे याद है कि कोविड से पहले लोग कितना सैनिटाइजर यूज, आप लोग कितना सैनिटाइजर यूज किया करते थे। 2 बोतल महीने की, साल की। एक्सेस कंजम्पशन से आप ज्यादा बीमार हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स तो होते ही है ना उसमें। और उसके बाद आप हाथ धोते थोड़ी रहो, आप हाथ धोने का काम ही तो करता है वो। और वो केमिकल आप खाने वाने के साथ जब खाते हैं तो आपके शरीर में जाता है और आपके लिए बहुत बहुत बड़ा रिस्क है बेटा वो। तो सैनिटाइजर बहुत रेयर कंडीशन में यूज करना चाहिए, जब आपको लगे कि हाथ धोने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो हम सैनिटाइजर यूज किया करते थे बहुत रेयर केस में, बहुत रेयर, कि ट्रैवल कर रहे हैं रास्ते में हाथ धोने कहा जाएंगे तो सैनिटाइज किया और खाना खा लिया। और बाद में ऐसा दिन आया जब दिन में 20-20, 30-30 बार हम लोग क्या यूज कर रहे थे बेटा। मुझे याद है जब वो सैलून खुले थे आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि कोविड में सैलून बंद थे। तो जब मैं सैलून पे गया तो उसने मुझे पूरा अच्छी तरह से
सैनिटाइज किया था बेटा। मैंने कहा भाई निलाना नहीं है, सिर्फ सैनिटाइज ही करना है। बोले सब रिस्क लिया, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। मैंने कहा सेफ्टी जब होगी तो होगी, इतना सैनिटाइजर से मैं कहीं निकल ना लूं मैं। तो किसने सोचा था कि सैनिटाइजर बिकेंगे? किसने सोचा था कि मास्क बिकेंगे? अनसर्टेनिटी। तो नाइट का कहना गलत नहीं था कि सिर्फ रिस्क उठाने से कुछ नहीं होता। भैया ये दुनिया अनसर्टेन है। मुझे पता है कि एक टाइम था कि लोग फोन की, सिर्फ नोकिया के फोन की डिमांड करते थे और एक ही फोन ज्यादा बिकता था और वो था नोकिया। और आज बता दो आप में से कितने पास नोकिया का फोन है? कितने लोग नोकिया यूज कर रहे हो आज? अनसर्टेनिटी। और फोन की डिमांड कम हुई है कि बढ़ी है? अनसर्टेनिटी। पर फ्यूचर में फोन की डिमांड होगी? हो सकता है फोन से बैटरी डिवाइस आ जाए बेटा, कोई ऐसी चीज आ जाए कि हमें फोन की जरूरत ही ना हो। ऐसे हाथ पे डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, फ्यूचर अनसर्टेन है। हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि फोन जैसी चीज भी दुनिया में होगी कभी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ लैंडलाइन हुआ करते थे बेटा। मैं बात कर रहा हूँ 80s की। 80s में हमारे घर में लैंडलाइन होते थे। इसके अलावा हमने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल जैसी कोई चीज आएगी। और उस टाइम तो हमारे लिए कोडलेस फोन होना भी बड़ी बात थी कि घर में लैंडलाइन फोन आते थे और उसमें एक डिवाइस आती थी कोडलेस, बिना तार के आप उसको छत पे लेके जा सकते थे, आप बात कर सकते थे। तो वो होना भी बहुत बड़ी बात थी। और आज क्या है बेटा? यहां पर फोन, ये भी तो अनसर्टेन है। सोचा था कभी फोन आएंगे? एक अकेला फोन कितनी डिवाइस को खा गया पता है आपको? घड़ी खत्म। मैंने कभी ऐसा नहीं घड़ी ना पहनी हुई थी, पूरी जिंदगी पहनी, आजकल नहीं पहनते घड़ी, अब जरूरत ही नहीं घड़ी की। कैमरा खत्म, ये अलार्म क्लॉक खत्म, टॉर्च खत्म, और टेम्परेचर और कंपास, वेदर, रेडियो, टॉर्च। सोचो कितनी डिवाइस, एक अकेला मोबाइल इतनी सारी डिवाइस को खा गया। तो ये अनसर्टेन है बेटा। यहाँ पे कैलेंडर देखो, तन्वी बता रही कैलेंडर, कैलकुलेटर, हाँ गेमिंग कंसोल आते थे वो। सो एक डिवाइस कितनी डिवाइस को खा गया भाई। तो हो सकता है कि कोई डिवाइस ऐसी आए जो मोबाइल को भी खा जाए, तब मोबाइल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर हाथ में डिवाइस पे गेम कैसे खेलेंगे? नहीं? हाथ में तो डिवाइस ही है, तो एक पबजी खेलने में दिक्कत हो जाएगी। म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर तो खैर तन्वी बेटा डिमांड में है, म्यूजिक सिस्टम खत्म हो गया बेटा। अब हमें मशीन से नहीं चाहिए होती, सीडी प्लेयर नहीं चाहिए होते, सीधा फोन को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से और बजाओ। वेरी गुड। तो दो थ्योरीज आपके पास है बेटा प्रॉफिट की। पहले थ्योरी क्या है बेटा? किससे दी थ्योरी आपको? और अनसर्टेनिटी, फ्रैंक कनाइट, कनाइट। अब सबके नाम उठ पटांगे तो हम क्या करें बेटा? शमटर, पीटर नहीं, शमटर। हिंदी में शुम्पीटर लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है? शुम्पीटर। ये गरीब शुम्पीटर नहीं है, शमटर है बेटा। क्या है बेटा? शमटर। शमटर ने दी थी इनोवेशन थ्योरी। प्रॉफिट कैसे होता है भैया? नई चीजें आएंगी तो क्या क्रिएट करेंगी? प्रॉफिट। जैसे मोबाइल ने क्या क्रिएट किया? प्रॉफिट। जैसे पिज्जा ने क्या क्रिएट किया? तो एक टाइम पे था लोग बर्गर बर्गर बर्गर, सारा दिन बर्गर खाना है, बर्गर खाना है। फिर बाद में पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। अब मोमोज खाने हैं, मोमोज खाने हैं। नई चीज है, आएगी और क्या क्रिएट करेगी? है ना बेटा? मोमोज खाते हो आप लोग? कितने लोग मोमोज नहीं खाते? वेरी गुड बेटा। वैसे भी मोमोज में अजीनोमोटो होता है, उससे कैंसर हो सकता है बेटा। तो आज से मोमोज खाना गुड चालू। तो शमटर की थ्योरी क्या भैया?
इनोवेशन क्रिएट करता है प्रॉफिट। नई चीज लाओ, क्या क्रिएट करेगी बेटा? प्रॉफिट। तरुण, टीवी को भी खा गया क्या मोबाइल? हाँ, ये बात भी सही है। आप लोगों के लिए तो टीवी खत्म हो ही चुका है बेटा, लेकिन हम तो टीवी देखते हैं बेटा अभी भी। पैसा खर्च किया इतना बड़ा टीवी लगवाया तो देखने के लिए लगवाया बेटा, ये नहीं, ये तो अब टीवी लगाया तो टीवी देखेंगे बेटा, पैसा खर्च किया है बेटा। अब इतने से स्क्रीन पे क्या ही देखना बेटा। अब क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप का, इंडिया पाकिस्तान का मैच मोबाइल पे देख रहा है। विराट कोहली की बाबर आजम समझ नहीं आ रहा, तो पता लगना चाहिए इसलिए स्क्रीन। तो टीवी तो रहेगा बेटा, खत्म नहीं होगा। वॉकमैन जैसी चीजें खत्म हो सकती है जो हो चुकी हैं बेटा। वॉकमैन नहीं जानते आप लोग? अरे पहले जब कैसेट आती थी ना, तो उस कैसेट को लगा के और वो हेडफोन लगा के गाने सुनते थे बेटा। तो कैसेट जिस पे लगाते थे वॉकमैन होता था, उसको वॉकमैन बोलते थे उसको। हमने बहुत यूज किए वॉकमैन, बड़ी शानदार डिवाइस थी वो उस टाइम पे जब मोबाइल नहीं था। तब क्या था बेटा? वॉकमैन, चलने वाला आदमी। इसके बाद आपके लिए फिर थोड़ी सी थ्योरी और है, लेकिन ये थ्योरी मैं चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि बहुत दिनों की थ्योरी पढ़ते हुए आज प्रैक्टिकल चलेगा बेटा। तो फटाफट से कॉपीज निकालो और आगे बढ़ो बेटा। तो सबसे पहले आप लिखिए, नहीं सिर्फ फंक्शन, फंक्शन फंक्शन, सिर्फ फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन नहीं। क्या लिखा बेटा? क्या होता है फंक्शन? शादी का फंक्शन ना, वो वाला फंक्शन नहीं बेटा। ये फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपने पढ़ा था डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, पढ़ा था क्या बेटा? अरे लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा था। कीपिंग अदर फैक्टर्स, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस। तो बेटा यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? तो यहां पे दो वेरिएबल का रिलेशन बताया ना हमने कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड डिपेंड्स ऑन। क्लियर है क्या बेटा? सो डी इज द फंक्शन ऑफ पी। तो जब भी हम दो वेरिएबल्स के रिलेशन को शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा हम? सो फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। लिखिए बेटा, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसके बाद हेडिंग लिखिए प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन में डेफिनेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। Relation between physical input and physical output. Relation between physical input and physical output is called production function. Relation between physical input and physical output is called production function.
यहां पर फिजिकल इनपुट फिजिकल आउटपुट वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि इस टॉपिक में हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने कितने लेबर लगाए और उससे कितना प्रोडक्शन हुआ, वो कितने रुपए के आए और कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। इतना इनपुट लगाया और इतना आउटपुट हुआ। क्लियर है बेटा? हेडिंग लिखिए शॉर्ट रन। प्रोडक्शन फंक्शन लिख रहे हैं बेटा, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स1 एक्स। ये जो क्यू है बेटा ये आउटपुट है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, क्योंकि इनपुट होगा तो आउटपुट होगा बेटा। हाँ, क्यू इज द फंक्शन ऑफ। शॉर्ट रन से पहले लिख लो बेटा, ये प्रोडक्शन फंक्शन है बेटा। यस, ये प्रोडक्शन फंक्शन है बेटा। Q is the function of x1, x2, x3, x4, xn। बताते हैं बेटा अभी। ये x1, x2, x3, x4 जो है इनपुट है बेटा, और इनपुट इफेक्ट करते हैं आउटपुट को। तो अब ये मान के चलो कि अगर इनपुट ही है तो आउटपुट कैसे होगा बेटा? सपोज आज मैं नहीं आता तो इको क्लास कैसे होती है बेटा? और अगर आज मैं 2 घंटे क्लास लूंगा तो सिलेबस ज्यादा कवर होगा। यानी इनपुट ज्यादा होगा तो आउटपुट क्या होगा बेटा? ज्यादा। इनपुट कम तो आउटपुट कम। इनपुट नहीं है तो आउटपुट कहां से होगा? जब इनपुट ही नहीं है तो इनपुट ज्यादा, तो इनपुट कम तो आउटपुट, और इनपुट नहीं तो आउटपुट। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है भाई, और डिपेंडेंट कौन है? तो आप कह सकते हो Q इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। क्लियर है? नोट कर लिया? तो आगे बढ़िए बेटा। क्या होता है बेटा शॉर्ट रन? वो तो BST वाला होता है। इको वाला शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन है ही क्या? जैसे लेबर चेंज करना तो शॉर्ट रन के अंदर आएगी, और लेंथ चेंज करना वो लॉन्ग रन के अंदर आती है। और बेटा हमारे पास 2 कंडीशन है, एक है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके पास फिक्स फैक्टर भी होंगे और वेरिएबल फैक्टर भी होंगे। जहां पे दोनों होंगे ना वो शॉर्ट रन। जहां पे आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं ना वो होता है लॉन्ग रन। एंड व्हेन ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड देन कंडीशन इज नो रन, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन कितनी बची? 2। पहली कंडीशन वो जहां पे फिक्स फैक्टर भी है, और अरे आज की डेट में हम अपनी बात कर रहे हैं तो आज अगर 2 बोर्ड और लगाने तो लगा देंगे, 2 AC लगाने और तो और लगा देंगे, 4 फैकल्टी और लगानी लगा देंगे, लेकिन जगह तो उतनी है ना। तो जगह क्या है बेटा हमारी? फिक्स। ये हमारा कौन सा फैक्टर है? फिक्स। और बाकी सारे क्या है बेटा? वेरिएबल। तो हम शॉर्ट रन में है बेटा। जिस दिन सारे चेंज कर सकते होंगे बेटा उस दिन क्या होगा? लॉन्ग रन। क्लियर है बेटा? तो लिखिए शॉर्ट रन की डेफिनेशन। हेडिंग लिखिए शॉर्ट रन और डेफिनेशन लिखिए। शॉर्ट रन इज ए कंडीशन ऑफ ए फर्म। Short run is a condition of a firm. Short run is a condition of a firm where some factors are constant and some factors are variable. Where some factors are constant and some factors are variable. Short run is a condition of a firm where some factors are constant, and some factors are variable. बेटा दोनों होंगे, फिक्स और वेरिएबल दोनों होंगे। कितने कितने होंगे डजंट मैटर बेटा। अगर एक फिक्स अदर वेरिएबल है तो भी शॉर्ट रन है, एक वेरिएबल अदर फिक्स है तो शॉर्ट रन है, 1 फिक्स 1 वेरिएबल है तो शॉर्ट रन है, सम फिक्स सम वेरिएबल है तो शॉर्ट रन है। दोनों होने चाहिए, कितने होंगे मैटर नहीं कर रहा बेटा।
हेडिंग लिखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको ब्रैकेट में लिखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे पहले कि मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने जाऊं या इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं, एक बार नोट कर लो इसको, डेफिनेशन को। इसके बाद चलते हैं इसको समझने के लिए। हाँ, डिक्लाइन तक लिख लिया बेटा सबने? लिख लीजिए। चले बेटा, तो देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में आपके पास एक फैक्टर फिक्स होगा और एक फैक्टर होगा वेरिएबल। और यहां पे आप लिखा है कि अगर आप एक फिक्स के साथ एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट के बाद जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा ही होगा। कैसे होगा समझ ले बेटा। तो हमारे पास एक मशीन है बेटा, इस मशीन की वर्किंग कैपेसिटी है 12 आवर्स। कितने घंटे काम कर सकते हैं मशीन? और ये है लेबर, ये अपना फिक्स फैक्टर है और ये अपना वेरिएबल। तो मशीन एक है और लेबर कितना लगाया बेटा आपने? और इस एक लेबर ने कितने घंटे काम किया बेटा? और टोटल प्रोडक्शन कितना है बेटा? मशीन की टोटल वर्किंग कैपेसिटी कितनी है और आपने कितना यूटिलाइज किया है? तो मशीन की वर्किंग कैपेसिटी बची है कि खत्म हो गई है? तो मशीन एक है, लेबर कितने हो गए? टोटल वर्किंग आवर्स और टोटल प्रोडक्शन। मशीन एक है, लेबर कितने हो गए? अब वर्किंग आवर्स 4 4 4 हो गए 12। अब इसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है क्या? क्योंकि फिक्स जो फैक्टर है उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो गई? खत्म। अब इस केस में अगर एक लेबर और लगाओगे भी सही, लेकिन अगर आपने मशीन को ओवरलोड किया तो आउटपुट इंक्रीज होने की बजाय क्या हो सकता है बेटा? डिक्रीज। इसको कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन आपने लिखी है बेटा अभी। अगर एक फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे
तो मार्जिनल प्रोडक्शन मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइंस, यानी कि वो डिक्रीज होगा ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि इसका नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि आप एक को फिक्स रख रहे हैं और एक को बढ़ा रहे हैं, तो इनके प्रोपोर्शन सेम है कि चेंज हो रहे हैं बेटा? तो जब एक फिक्स है और एक वेरिएबल है, एक को फिक्स रखोगे और एक को बढ़ाओगे तो प्रोपोर्शन हर बार चेंज होगा कि नहीं होगा? इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा कंटिन्यू करेंगे हम कल। तो कल बढ़ते हैं बेटा इससे आगे।